हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का लेसन 7 के MCQ सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। इजी क्वेश्चन। कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 चाहिए, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं एक ग्रुप के लिए, सोशल ग्रुप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत कर रहा है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक समूह कौन सा होता है? जिसके अंतर्गत वो जन्म से जुड़ा हुआ होता है। द्वितीयक समूह जिसके अंतर्गत वह अपनी स्वेच्छा से जुड़ता है। तो जन्म से मुसलमान है, वो अपने मुस्लिम जो समुदाय है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने हिंदू मित्र उसका बनाना वो उसकी स्वेच्छा से है, तो वो क्या है? उसका द्वितीयक समूह है। समूह का प्रभाव कौन सा है? द्वितीयक समूह का प्रभाव के कारण वो क्या करता है? अपने हिंदू मित्र का अभिवादन हाथ जोड़कर करता है। तो ये क्या है? द्वितीयक समूह का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक समूह का उदाहरण है। प्राथमिक, द्वितीयक, संदर्भ या इनमें से कोई नहीं। पहले ही बताया था कि प्राथमिक जो जन्म से जुड़ा हुआ हो, तो जन्म से जुड़ा हुआ प्राथमिक समूह कौन सा है? परिवार। परिवार में वह अपनी स्वेच्छा से नहीं जुड़ता, बल्कि उसको जन्म से मिलता है वो समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? यानी कोलमैन ने जो सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस के 3 प्रभाव बताए थे, 3 प्रोसेस बताए थे, उनमें से कौन सा नहीं है? उन्होंने बताया था अनुपालन। अनुपालन। दूसरा क्या बताया था? पहला अनुपालन, दूसरा तदात्मीकरण और तीसरा क्या बताया था? आंतरिकीकरण। तो इसमें आज्ञा पालन है वो कोलमैन ने नहीं बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूह संरचना का तत्व नहीं है। अब समूह की संरचना, ग्रुप स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ग्रुप स्ट्रक्चर कब बनती है? ग्रुप स्ट्रक्चर तब बनती है जब समूह के बीच में अंतःक्रिया होती है। जब समूह में अंतःक्रिया होती है तब समूह की संरचना बनती है। जैसे कुछ लोग रोल, अपना भूमिका का निर्वहन करते हैं, कुछ उसके नियम बनते हैं। जैसे भूमिका ये भी है, मानक यानी नियम बनाना, नॉर्म्स बनाना, तो वो भी इसकी संरचना बन जाती है। यानी ये भी है पदवी यानी स्टेटस। ठीक है, किसी का क्या स्टेटस है वो इसका भाग है, समूह संरचना का भाग है। बल्कि समूह संरचना का समूह भाग नहीं होता था। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड बैंगन प्रभाव किसका एक कारण है? अब बेड बैंगन प्रभाव क्या है? बेड बैंगन प्रभाव है ये। बेड बैंगन प्रभाव हिंदी में बोलते हैं इसको अनुरूपता प्रभाव। बेड बैंगन इफेक्ट को बोलते हैं अनुरूपता प्रभाव, बेड बैंगन इफेक्ट। अब ये क्या है? मान लो कि आप किसी समूह से जुड़े हुए हो और आपकी विचारधारा है, लेकिन समूह की विचारधारा, ज़्यादातर लोगों की विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल नहीं खा रही है, तो आप क्या करोगे? समूह की विचारधारा के साथ में जुड़ जाओगे, या फिर किसी कारणवश समूह की विचारधारा बदल जाती है तो आपकी उसके साथ साथ में बदल जाती है, तो इसको बोलते हैं अनुरूपता प्रभाव। और ये प्रक्रिया है जो बदलने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं सामूहिक समूह का ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? किसके कारण होती है? समूह ध्रुवीकरण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप है? सामाजिक प्रभाव 3 पढ़े थे। पहला है अनुरूपता, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है आज्ञापालन। तो ये तीनों हैं वो सामाजिक प्रभाव है। सबसे अप्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा है? जो आज्ञापालन है वो सबसे प्रत्यक्ष है। ये क्या है? सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव है। और अनुरूपता है वो सबसे अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष प्रभाव है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुरूपता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? औपचारिक समूह कौन सा होता है? जिसके अंदर कुछ नियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं, वो होता है औपचारिक समूह। परिवार, जाति, विश्वविद्यालय और धर्म। तो धर्म के अंतर्गत क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके मानक होते हैं। तो औपचारिक समूह का उदाहरण क्या है? धर्म है। अगर यहाँ पर औपचारिक समूह का उदाहरण अनौपचारिक समूह का पूछे और इनमें से एक टिक करना हो तो हम अनौपचारिक समूह में सबसे क्या करेंगे? परिवार को टिक करेंगे, परिवार इसका आंसर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, धर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सवेराचार को किसके प्रयोग द्वारा दर्शाया गया? अब सामाजिक सवेराचार, सोशल लोफिंग बोलते हैं इसको, ये क्या है? ये हमने इसके लेक्चर वीडियो में कंप्लीट की है। अगर आपको इसको जानना है पूर्ण रूप से तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो लेसन 7 है 12th क्लास का, उसकी लेक्चर वीडियो देख सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से बताया हुआ है। तो इसको किसने बताया था? वो लताने ने इस पर प्रयोग किया था, सामाजिक सवेराचार। फिर से उसी पे क्वेश्चन, सामाजिक सवेराचार सामूहिक कार्य को करने में व्यक्तिगत प्रयास की क्या अधिकता होती है, कमी होती है, प्रचुरता होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब सामाजिक सवेराचार यानी सामूहिक कार्य करते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? एक सामूहिक रूप से कार्य करता है और एक ग्रुप कार्य होता है, सामूहिक कार्य होता है। तो प्रत्येक एक तो अकेला करेगा और उसकी बजाय वो एक समूह में करेगा, तो उसकी जो व्यक्तिगत प्रयास है उसके अंतर्गत कमी आएगी। तो बी इसका आंसर हो गया। समूह में अंतःक्रिया और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप समूह की प्रारंभिक स्थिति में प्रबलता को क्या कहा जाता है? समूह की अंतःक्रिया हो रही है और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक स्थिति में प्रबलता हो रही है या फिर नई स्थिति बन रही है, उसमें प्रबलता हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? समूह ध्रुवीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक सवेराचार सामूहिक कार्य का एक उदाहरण है। यानी कौन सा उदाहरण है जो सामाजिक सवेराचार में सामूहिक कार्य का है? क्रिकेट का खेल, रस्साकसी का खेल, हॉकी का खेल, बैडमिंटन का खेल। देखिए, क्रिकेट का खेल है तो उसके अंतर्गत जैसे जो प्लेयर जो खेल रहे हैं, जो बैटिंग कर रहे हैं, उनके जो कार्य है उसका प्रभाव पड़ रहा है। हॉकी है, जिसके पास बॉल है हॉकी के अंदर, उसका प्रभाव पड़ रहा है। बैडमिंटन का खेल है, सेम है, जिसके पास जो शटल होती है या जो बॉल होती है जिसके पास होगी उस पर प्रभाव पड़ रहा है। सामूहिक रूप से जो उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना रस्साकसी में। रस्साकसी में सबका बराबर प्रभाव लग रहा है। तो सामूहिक कार्य का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रस्साकसी का खेल है। निम्नलिखित में द्वंद्व समाधान की युक्ति कौन सी है? तो द्वंद्व समाधान की युक्ति पढ़ी थी, उनमें से कौन सी द्वंद्व समाधान की युक्ति है? समझौता, वार्ता, नेगोशिएशन, ये भी है। अंतर समूह के संबंध को बढ़ाने से द्वंद्व कम हो जाता है, ये भी है। प्रत्यक्षण में परिवर्तन करना, यानी किस प्रत्येक समूह के प्रत्यक्षण में परिवर्तन करने से भी द्वंद्व, सामूहिक द्वंद्व है वो कम हो जाता है। तो ये सभी इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय समूह के सदस्यों में क्या होता है? जो द्वितीय समूह के सदस्य होते हैं उनमें संबंध है वो अप्रत्यक्ष होते हैं। हाँ जी, संबंध कम निर्वैयक्तिक होते हैं। संबंध प्रत्यक्ष तो होते ही नहीं है, हमने अप्रत्यक्ष कह दिया। तो और कौन सा आंसर है? संबंध अधिक आकृति वाले, आवर्ती है, यहाँ पे आकृति ये नहीं है, ये है आवृत्ति, कम आवृत्ति वाले होते हैं। तो अब देखनी है बी और डी में से कौन सा सही है। कम निर्वैयक्तिक नहीं होते बल्कि अधिक निर्वैयक्तिक होते हैं। यानी ये अगर आंसर यहाँ पे होता संबंध निर्वैयक्तिक होते हैं तो ये भी सही हो जाता, पर अभी ये गलत है, कम नहीं होते। संबंध अधिक आवृत्ति वाले नहीं होते बल्कि संबंध कम आवृत्ति वाले होते हैं। यदि कम आवृत्ति होती तो वो क्या बोलते, हम सही बोलते। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं, जो एक जैसी अभिप्राय उनमें क्या होती है, जो अभिप्रेरक हैं वो एक जैसे होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। ये समूह की पूरी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ में कोई संरचना नहीं होती
आत्मीयता की भावना नहीं होती। लोगों का व्यवहार क्या होता है, अविवेकी होता है, यानी इसका आंसर सभी हो गया। ये भीड़ के क्या हो गए, कुछ विशेषताएं मान सकते हो आप। समूह संरचना कब विकसित होती है? समूह संरचना कब विकसित होती है? जब सदस्य अलग अलग क्रिया करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब सदस्य परस्पर अंतः क्रिया करते हैं तब विकसित होती है। तब उनका भूमिका, नियम, इस प्रकार के कुछ घटक हैं जो इसमें भाग लेते हैं यानी बनते हैं। तो जब अंतः क्रिया होती है तब समूह की संरचना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति क्या है? प्राथमिक समूह का उदाहरण, द्वितीयक समूह का उदाहरण, औपचारिक समूह का उदाहरण, बाह्य समूह का उदाहरण। तो जाति क्या है? जाति में हम जन्म लेते हैं तो वो क्या है, एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है। औपचारिक नहीं है क्योंकि इसमें नियम बहुत कम होते हैं। जाति के अंतर्गत जाति में नियम नहीं होते। बाह्य समूह का उदाहरण नहीं है। बाह्य और आंतरिक समूह कौन सा है? आंतरिक समूह के अंदर वी की भावना होती है और बाह्य समूह के अंतर्गत हम बोलते हैं दे यानी वे। तो इस प्रकार की भावना वे दूसरा समूह यानी बाह्य समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण क्या है? समूह में लोग क्या करते हैं? सुरक्षा के लिए सम्मिलित होते हैं, प्रतिष्ठा या स्टेटस के लिए लोग सम्मिलित होते हैं, आत्मसम्मान के लिए, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समूह में निम्नलिखित किस प्रकार के सर्वाधिक एकता पाई जाती है? तो अंतः समूह में, बाह्य समूह में, गतिशील में सर्वाधिक एकता किस में पाई जाती है? अंतः समूह में पाई जाती है। इसमें जो मतलब भावना होती है, वी की भावना होती है यानी हम। नेक्स्ट, समूही चिंतन का आविष्कार किसने किया था? तो इरविंग जेनिस ने सामूहिक चिंतन है इसकी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? हमने बताया था जब अनुरूपता की बात हुई थी, तो आज्ञा पालन है वो एकदम प्रत्यक्ष रूप है, सीधा और प्रत्यक्ष रूप है जिसमें आज्ञा पालन करना पड़ता है। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति को हम द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व कहते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय समूह नहीं है? कौन द्वितीयक समूह नहीं है? परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्लब। तो कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? तो परिवार हमेशा किस में रहेगा? प्राथमिक समूह के अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रभाव के समूह प्रभाव प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल है? तो सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस के समूह प्रक्रम में कौन सा एक शामिल है? तो हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से? पहला था अनुरूपता, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है आज्ञा पालन। तो ये तीनों में से कौन एक है? जैसे अनुपालन पहले ही दिख गया तो इसका आंसर एक हो। आंतरिकीकरण और अनुपंथीकरण ये नहीं है। आंतरिकीकरण, अब आंतरिकीकरण कहाँ से लिया है इसने? जैसे एक तो अनुपालन हो गया, एक हो गया तदात्मीकरण, एक हो गया आंतरिकीकरण। ये 3 हैं, वो एक मनोवैज्ञानिक ने बताए थे। इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको याद है या नहीं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये 3 प्रभाव बताए थे। किस मनोवैज्ञानिक के अध्ययन ने यह प्रदर्शित किया कि उच्च कोटि के लक्ष्य निर्धारण करके जो अंतरसमूह द्वंद्व है उसको कम किया जा सकता है? तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे? सेरिफ मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये अध्ययन करके बताया कि यदि उच्च कोटि के लक्ष्य दे दें प्रत्येक समूह को तो दोनों के बीच में जो द्वंद्व है वो कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं? मित्र, रेडियो, टेलीविजन या सभी? तो ये सभी हैं वो सामाजिक सोशल इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो अनुरूपता का निर्धारक कौन सा है? 5 निर्धारक थे, उनमें से समूह का आकार इसका निर्धारक है, समूह की शक्ति इसका निर्धारक है। तो ये सभी क्या है? संगठन भी इसका निर्धारक है यानी अनुरूपता को निर्धारित करता है। तो ये सभी इसका
आंसर हो गया। अनुरूपता यानी दूसरों को देखकर उनके जैसा व्यवहार करना। यदि समूह का आकार बड़ा होगा तो लोग जो उसमें समूह के सदस्य हैं वो उनको देख के ही लोगों को, बाकियों को देख के उनके जैसा व्यवहार करेंगे। शक्ति ज़्यादा होगी संगठन, तो ये सभी इसके निर्धारक हैं अनुरूपता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि का उदाहरण है। यानी नियमों को, खेल के नियमों को अपनाना ही पड़ेगा और स्कूल के अंतर्गत ड्रेस में जाना ही पड़ेगा। तो ये एक आज्ञा है, तो उनको आदेश है ये, और ये उनको पालन करनी पड़ेगी। तो ये किसका उदाहरण है? आज्ञा पालन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम संगठित समूह है, कौन सा है वो उच्चतम सबसे बड़ा संगठित समूह है? परिवार, सेना, देश, औद्योगिक संगठन। तो देश है वो सबसे बड़ा संगठित समूह है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया। तो ये थे इस 7 नंबर चैप्टर के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।